हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है डेथ प्रोसेस और उसके फास्टनर्स के बारे में। डेथ मशीन्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, उसके बारे में हमने जाना है। आज हम लोग जानेंगे कि उस डेथ मशीन के द्वारा हम लोग क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फास्टनर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम लेथ का एक छोटा सा प्रोसेस जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, लेथ मशीन का एक्चुअल काम क्या होता है या फिर सिद्धांत क्या है लेथ मशीन का। देखिए, लेथ मशीन का एक्चुअल जो काम होता है उसको हम किसी भी वर्क पीस के ऊपर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम लोग हटाने का काम लेथ मशीन के द्वारा करते हैं, जो कि एक कटिंग टूल की सहायता से हटाया जाता है। ठीक है, हम वर्क पीस को दो अच्छों के उसके जो एक्सिस है, मेन अक्ष है, उस एक्सिस पे हम पकड़ते हैं और उसको एक रोटेशन मोड में लाने के बाद उसमें से हम एक्स्ट्रा मटेरियल को अपने कटिंग टूल, जो शार्प कटिंग टूल है हमारा, उसके द्वारा हम मशीनिंग प्रोसेस करके वर्क पीस के ऊपर से एक्स्ट्रा मेटल को हटाते हैं। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि इसके द्वारा हम किन किन अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कटिंग पे। देखिए, लेथ मशीन में जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सारे डिपेंड करते हैं कि हम लेथ मशीन में टूल कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे टूल के बेस्ड के ऊपर जो टूल का क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण है, उनके आकार और उनके कटिंग पॉइंट के एजेस के हिसाब से वो अलग अलग तरीके के हैं, जिसके द्वारा हम लेथ पे अलग अलग मशीन के अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है कटिंग। देखिए, कंपनी में जब हम मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जब करती है, उसको जब जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो कई जगहों पे ऐसा चीज आता है कि वर्क पीस को दो भागों में बांटना होता है या फिर कई भागों में अलग अलग बांटना होता है, या फिर कोई वर्क पीस तैयार हो गया है तो उसको हम लोग को अलग करना पड़ता है मशीन प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो उसमें काटने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, एक जो हमारा शार्प कटिंग टूल होता है जो कि हमारे टूल पोस्ट में लगा हुआ होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो काटने की प्रोसेस है, हम जब चक को घुमा देते हैं मोटर के द्वारा, जब हमारा चक घूम रहा होता है तो उसमें हम जो हमारा वर्क पीस है उसको हम लोग जो टूल है, टूल को हम लोग जब वर्क पीस पे प्रेशर देते हैं, ठीक है, जो वर्क पीस पे हम दबाव डालते हैं तो वर्क पीस का जो कटिंग एज है उसके द्वारा हमारा कटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक खांचे के रूप में हमारा वर्क पीस दो दो भागों में बट जाता है। इसके लिए जो टूल होता है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि जितने टूल होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं या फिर कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेथ मशीन के द्वारा कटिंग की प्रक्रिया। अब हम लोग आते हैं ड्रिलिंग की प्रक्रिया। देखिए, लेथ मशीन के द्वारा कई सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जिसमें एक प्रक्रिया आती है ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग प्रक्रिया में लेथ मशीन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है। जैसे हम ड्रिल मशीन में कभी भी हम ड्रिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ड्रिल बीट होता है या फिर ड्रिल चक होता है वो मूव करता है और हमारा वर्क पीस क्या होता है, वो एक जगह पे फिक्स होता है। लेकिन जब हम लेथ मशीन पे ड्रिलिंग का प्रोसेस करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि हमारा जो वर्क पीस है वो घूमता है और हमारा जो ड्रिल मशीन है या फिर ड्रिल चक है या ड्रिल बीट है वो हमारे टेल स्टॉक में एक जगह पे फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम जब जो हमारा टेल स्टॉक है उसके द्वारा हम अपने ड्रिल बीट को वर्क पीस के अगेंस्ट हम लोग प्रेशर करके उसको एक दूसरे के ऊपर दबाव डालेंगे और हमारा जो चक है वो घूमते हुए हमारे वर्क पीस को घुमाते हुए उसमें हमारा ड्रिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो ये है ड्रिलिंग का ऑपरेशन जो कि हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नर्लिंग पे। देखिए, कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं, कई सारे भाग ऐसे बनाने होते हैं वर्क पीस के। ठीक है, जब हम फिनिश करते हैं वर्क पीस को, उसकी सतह को फिनिश कर चुके होते हैं, लेकिन वो वर्क पीस ऐसी जगह पे यूज करना है जहां पे हमें ज्यादा पकड़ की जरूरत है, जो हैंडलिंग उसकी है उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वहां पे अगर हमारी पकड़ ढीली हुई तो हो सकता है हमारा वर्क पीस हमारे हाथ से स्लिप कर जाए। ठीक है, तो उसके सरफेस पे जो नर्लिंग खांचे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे दांते बनाए जाते हैं जो कि हमारे हाथ के द्वारा वर्क पीस को पकड़ने में सहायक होते हैं, तो उसी प्रक्रिया को नर्लिंग कहते हैं। इसमें हम जो टूल पोस्ट है हमारा, उसमें हम नर्लिंग का जो गैजेट आता है, जो नर्लिंग टूल आता है, उसको हम लोग लगा लेते हैं और जब हमारे वर्क पीस को हम चक के द्वारा घुमाते हैं तो हमारे नर्लिंग टूल में दो रोलर्स लगे हुए थे जो नर्ल किए होते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में, और जब हम उसको टूल पोस्ट के द्वारा जब अपने वर्क पीस पे हम प्रेशर देते हैं, दबाते हैं सरफेस पे, तो उस सरफेस पे एक दांते बनते चले जाते हैं, जिसको नर्लिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नर्लिंग वहां की जाता है जहां पे हमें पकड़ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां पे हमें जिस वस्तु के उस भाग पे हमें पकड़ बनाने की ज्यादा जरूरत होती है, वहां नर्लिंग की ऑपरेशन की जाती है। अब हम लोग आगे जानते हैं फेसिंग के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे वर्क पीस ऐसे होते हैं जो कि बेलनाकार होने के साथ साथ
उनके जो फेस है, उनका जो आगे का फेस है, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, महत्व रखता है फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा फेस है उसको हम फेसिंग टूल के थ्रू, ठीक है, जब हम अपने वर्कपीस को हम लेथ मशीन पे बांधेंगे, लेथ मशीन जब हमारी रोटेशन मोड में रहेगी, तो हम लोग फेसिंग टूल के जरिए अपने वर्कपीस के फेस को बराबर कर सकते हैं, सीधा बना सकते हैं। तो जो हमारा फेसिंग टूल है वो समतल होता है, उसमें एक एंगल बना हुआ होता है। जब भी हम शुरू करते हैं तो हम अपने वर्कपीस के एज से, वर्कपीस के किनारे से शुरू करते हुए अपने वर्कपीस के बीचों बीच तक पहुंचते हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म अमाउंट में जो मटेरियल हमारा कटता है सरफेस से, वो बहुत ही कम मात्रा में हम धीरे धीरे काटते हैं, ताकि जब हमारा सरफेस जो वर्कपीस का फेस है वो मुड़े नहीं, वो खराब ना हो। क्योंकि इसमें होता क्या है, फेसिंग में जब हम फेसिंग या फिर टर्निंग की एक प्रक्रिया जो होती है, ऑपरेशन होती है, जब हम ये दो प्रक्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम जब बहुत ज्यादा प्रेशर या फिर बहुत ज्यादा दबाव दे देते हैं, हमारा वर्कपीस क्या होता है, या तो हमारा टूल टूटने का डर होता है, या फिर जो हमारा वर्कपीस है वो हमारे टूल के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें जो फोर्स देना हुआ है वो हमें एक सीमित दबाव तक देना है, ताकि हमारा जो वर्कपीस है और टूल है वो दोनों को नुकसान ना हो और हमारा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो सके। उसके बाद हम लोग आते हैं टर्निंग। ठीक है, देखिए फेसिंग की प्रक्रिया हम लोगों ने किस चीज के लिए की, जब अपने वर्कपीस को हमें उसके फेस को आकार देना है, उसके फेस को हमें सीधा करना है। ठीक है, लेकिन टर्निंग की प्रक्रिया जो है वो सबसे कॉमन चीज है लेथ मशीन के ऑपरेशंस में। सबसे कॉमन प्रक्रिया टर्निंग की है। लेथ मशीन के जो मेन प्रक्रियाएं हैं उनमें टर्निंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसी टर्निंग के प्रक्रिया की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से हम लोग लेथ मशीन पे किसी भी पार्ट को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एक टर्निंग टूल होता है उसमें एक एंगल पे एक शार्पनेस बनाई होती है, टूल का एक एंगल बना होता है। ठीक है, जिसको कटिंग एंगल बोलते हैं, फिर कटिंग एज बोलते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग जब वर्कपीस हमारा गोल घूम रहा होता है, चक के द्वारा रोटेशन मोड में होता है, तो हम एक निश्चित दबाव में, एक निश्चित मात्रा में अपने मटेरियल को काटते हुए धीरे धीरे टूल पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारा टर्निंग की प्रक्रिया पूरी होती है। टर्निंग जो प्रक्रिया है इसमें इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। स्टेप टर्निंग होता है, टेपर टर्निंग होता है। ठीक है, तो ये सारे टर्निंग के प्रकार हैं, जो कि हम जब वर्कपीस पे धीरे धीरे प्रेशर देते हैं उस हिसाब से ये टर्निंग की प्रक्रियाएं चेंज होती रहती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा कटिंग टूल होता है, लेथ मशीन का टूल कैसा होता है, या फिर ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन का देखिए यहाँ पे टूल का एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें देखिए ये जो नोज है, यही मेन हमारा कटिंग एंगल है। ठीक है, इसी एंगल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने मटेरियल को काटने का काम करते हैं। इसी जो हमारा लेथ मशीन का जो टूल है उसके ठीक आगे का जो आगे का हिस्सा है उसको फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का हिस्सा है उसको हिल, और जो साइड वाला हिस्सा है इसको फ्लैंक मेजर बोलते हैं। देखिए फ्लैंक मतलब होता है प्लेन सतह, जहां आगे का हिस्सा, जहां फेस है वहां पे फ्लैंक माइनर है, मतलब छोटा है, और जो साइड का हिस्सा है जिधर से हमारा कटिंग एंगल उठा हुआ है उस तरफ का जो फ्लैंक है वो बड़ा है, तो उसको फ्लैंक मेजर बोलते हैं। ठीक है, मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक दो फ्लैंक होते हैं। इसमें फेस होता है जो रैक फेस कहलाता है, और शैंक होता है जो कि हम टूल पोस्ट में पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे लेथ जो कटिंग टूल्स हैं उनके कुछ टाइप के आपको स्केचेस दिख रहे हैं, पिक्चर दिख रहे होंगे। देखिए नेचुरली जो टूल्स होते हैं वो राइट हैंड टूल और लेफ्ट हैंड टूल्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे साधारण यूज किए जाते हैं, सबसे जनरल यूज किए जाते हैं, वो लेफ्ट हैंड टूल्स को यूज किया जाता है अधिकतर। ठीक है, लेफ्ट हैंड टूल्स में भी तीन टूल्स होते हैं, रफ, फिनिश एंड फेसिंग। ठीक है, तो ये तीन टूल यूज किए जाते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। लेकिन जो नेचुरली अधिकतर सामान्य कामों के लिए या फिर अलग अलग ऑपरेशन के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए जो टूल्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, वो नीचे देखिए ये लाइन से आपको दिख रहे होंगे। ये सारे टूल्स जो है वो सामान्यतः अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं लेथ मशीन के ऊपर। तो देखिए जब भी हमें राउंड नोज ग्रूव करना होता है, जो ग्रूव, जो खांचा जो है वो हमारा नुकीला नहीं, गोल हो, यू आकार का हो, उसके लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद राउंड नोज टर्निंग, जब हमें टर्निंग करनी होती है, जब हमें स्टेप टर्निंग या फिर टेपर टर्निंग जब करनी होती है, हम लोग राउंड नोज टर्निंग का यूज करते हैं। इसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री पे होता है या फिर 60 डिग्री पे भी होता है। तो हम लोग राउंड नोज टर्निंग के द्वारा हम लोग जब टर्निंग की प्रक्रिया करते हैं तो इसके द्वारा हम टेपर टर्निंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद राउंड कॉर्नर फॉर्मिंग, जब भी हमें किसी पार्ट के अंदर कॉर्नर बनाता है, उसका फॉर्म जो उसका कॉर्नर है
उसको फॉर्म करना होता है, चैम्फर करना होता है। तो हम लोग इस तरीके के टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस आकार के टूल का। फिर जब हमें ग्रुप के थ्रू अपने पार्ट को अलग अलग दो भागों में काटना होता है, जब हम कटिंग का ऑपरेशन करते हैं तो हमें ये ग्रुप अंडर कटिंग या फिर पार्टिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद रेडियस फॉर्मिंग, ठीक है। जब हमें किसी भी वर्कपीस के आगे उसके फेस को हमें रेडियस बनाना है, गोल बनाना है, तो हम लोग रेडियस फॉर्मिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद थ्रेडिंग, जब हमें चूड़ियां बनानी होती हैं, ठीक है, जिसका जो रूट और क्रेस्ट जो चूड़ियां साइड बनती है, उसके बाद थ्रेडिंग का जो कटिंग टूल होता है उसको हम यूज करते हैं। जो थ्रेडिंग होती है वो 60 डिग्री पे सामान्यतः बनाई जाती है। 60 डिग्री पे जो चूड़ियां होती है वो अधिकतर जो थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री ही रखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं किस चीज में, थ्रेडिंग एक में। जो हमें स्क्वायर चूड़ियां जब हमें बनानी होती हैं या फिर एकमी चूड़ियां जब बनानी होती हैं, तो हम लोग थ्रेडिंग का एक में जो टूल होता है कटिंग टूल, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ जो जनरल स्मॉल या फिर छोटे छोटे एप्लीकेशन है उनके लिए जो कटिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ये उनके कटिंग टूल्स के आकार हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं टेपर। देखिए टेपर जो होता है वो लेथ मशीन में बहुत अहम भूमिका निभाता है होल्डिंग टूल के या फिर होल्डिंग फास्टनर के रूप में। ठीक है, तो जो हमारा डेड लिफ्ट सेंटर होता है, देखिए डेड लिफ्ट या फिर लिफ्ट सेंटर होता है, ठीक है, डेड सेंटर या फिर लिफ्ट सेंटर होता है, उसके जो पीछे का सैंक होता है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे चीजें अभी टूल्स, अब इतने सारे चीजें इक्विपमेंट और टूल्स में पढ़ रखी हैं, पिछले वीडियोस में भी हमारे हैं कि जो भी टेपर या फिर बनाया जाता है वो होल्डिंग के लिए, हमारी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बनाया जाता है या फिर उस टूल को मजबूत पकड़ने के लिए बनाया जाता है, और इसके द्वारा हम आसानी से एक दूसरे पार्ट को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कटिंग टूल है उसमें सिक्योर टूल जरूरी होता है, सिक्योर जाता है कटिंग टूल को पकड़ने के लिए टूल होल्डर्स के रूप में या फिर स्पिंडल को मशीन के अंदर पकड़ने के लिए। ठीक है, तो जो टेपर बनाया जाता है, जो शैंक बना होता है, शैंक का एक अनुपात होता है, एक संबंध है 2000 का mm का वो बनाया जाता है। एक mm इज इक्वल टू 2000 मिली mm का शैंक बनाया जाता है, एक टेपर दिया जाता है ताकि हम उससे होल्ड कर सके। जब हमें हमारा जो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक में जब हम इसको, जो हमारा लीफ सेंटर है, इसको हम जब लगाएंगे तो होगा क्या, देखिए पीछे का हिस्सा पतला है जो कि टेल स्टॉक में आराम से चला जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे जब अंदर जाएगा हमारा ये लीफ सेंटर, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ये मोटा होता चला जाएगा, टेपर बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा डेड जो लीफ पीछे का टेल स्टॉक है उसमें हमारा लीफ सेंटर क्या होगा, एक समय के लिए, एक समय ऐसा आएगा जाके फिक्स हो जाएगा। ये मेल और फीमेल पार्ट जब भी हम बनाते हैं तो ये टेपर में ही बना होता है। ठीक है, फीमेल सॉकेट भी इसको बोलते हैं टेपर को। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्रिल मशीन में भी जब भी हम ये शैंक लगाते हैं तो उसमें भी टेपर का ध्यान रखा जाता है। टेपर जो ड्रिल होते हैं या फिर जो ड्रिल बीट्स होते हैं बड़े साइज के, उसमें भी शैंक जो है वो टेपर रखा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्क्रू पे। देखिए बोल्ट या स्क्रू, ये भी एक फास्टनर है। फास्टनर का मतलब ये होता है कि जो सहायता करें किसी भी चीज को पकड़ने में, काटने में, या फिर हमें किसी भी तरीके से अगर वो चीज सहायता कर रही है, वो टूल सहायता कर रहा है, तो उसको हम लोग फास्टनर्स में लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रू और बोल्ट जो है वो साधारणतः आप सब में से लगभग टोटल लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, अधिकतर जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी दो पार्ट को एक निश्चित समय के लिए, एक अनुमानित समय के लिए, या फिर एक टेम्पररी कुछ देर के लिए पकड़ सके, जोड़ सके दोनों को आपस में। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, देखिए एक बेलनाकार वस्तु होती है, मेटल होता है जिसपे की चूड़ियां कटी होती हैं इस आकार में, हेलिकल मतलब लहरियादार, या फिर इसको स्पाइरल भी बोलते हैं, सर्पीलेकार, सांप की तरह लिपटी होती है। जैसे सांप लिपटता है किसी लकड़ी पे गोल तरीके से, उसी तरीके से किसी भी बेलनाकार मेटल के ऊपर जब इस तरीके से कोई आकार बना हो, कोई शेप बना हुआ हो, तो वो स्क्रू या बोल्ट के अंतर्गत आता है। वो मशीन पार्ट को, दो पार्टों को आपस में पकड़ने के काम में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नट। देखिए बोल्ट में क्या था, किसी भी बेलनाकार वस्तु के बाहरी हिस्से पे अगर चूड़ियां कटी हुई तो वो बोल्ट या स्क्रू के अंतर्गत आता है। लेकिन जब नट की बात आती है तो नट क्या होता है, नट किसी भी वस्तु, किसी भी प्लेट या फिर किसी भी एक निश्चित आकार के वर्कपीस के अगर अंदर इन साइड में अगर चूड़ियां कटी हैं, ठीक है, थ्रेड बने हुए हैं, तो उसके अंदर वो नट के अंतर्गत आता है। तो नट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे भी बोल्ट लगाते हैं
तो वहां नट लगाना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ के ही होते हैं। ये फ्रिक्शन जो थ्रेड होता है वो घर्षण के थ्रू आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये दो दो पार्टों को एक साथ आपस में कुछ समय के लिए फिर टेम्पररी टाइप से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे जानेंगे कि नट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखिए, जो नट होते हैं उनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस्तेमाल है। बोल्ट या स्क्रू क्या है, वो किसी भी वस्तु के बाहरी हिस्से में रहते हैं, लेकिन नट का जो इस्तेमाल है वो अंदरूनी हिस्से में या फिर कहीं पे ऐसी जगह किया जाता है जहां पे हमें उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना हुआ होता है। ठीक है, तो नट के बहुत सारे प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें नट के टाइप बताए गए हैं, नट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हेक्स पे। इसको हेक्सागोनल, इसमें जो फलक होते हैं, ये देखिए, जो इसके एक यहाँ से इस कोने के बीच की जो दूरी है, जो सतह बन रही है, उसको हम लोग फलक कहते हैं। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल मतलब कि 6 फलकों वाला नट जो है ये हेक्सागोनल होता है। ये टेम्पररी यूज के लिए सबसे साधारणतः यही नट यूज किया जाता है। आप लोगों ने जहां भी देखा होगा यही नट देखा होगा। उसके बाद आता है हैवी हेक्सागोनल। जब भी कोई बड़े साइज का बोल्ट होता है, ठीक है, जब बड़े साइज का बोल्ट होता है या फिर उसके जो चूड़ियों अंदरूनी जो चूड़ियां हैं, जो थ्रेड है, उनके आकार, जो उनका जो साइज है वो बड़ा है, तो उसको हैवी हेक्सागोनल बोलते हैं, जो कि बड़े कार्यों के लिए, हैवी कामों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नायलॉन इंसर्ट लॉक। देखिए, इसमें क्या है, इसमें नट तो हेक्सागोनल ही रहता है, लेकिन क्या होता है, इस नट के ठीक ऊपर के ऊपर एक कवर बना हुआ होता है लोहे का, जिसके अंदर नायलॉन, एक रबड़ की पतली सी स्ट्रिप, एक रबड़ की स्ट्रिप लगाई हुई होती है। वो क्या करता है, जैसे जहां पे कोई पार्ट है, जहां दो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं और वो मूव कर रहे हैं, वो हिलते हैं या फिर उसमें वाइब्रेशन का काम होता है। ठीक है, उस जगह पे हम लोग नायलॉन इंसर्ट लॉक नट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हैवी नट है या फिर हेक्सागोनल सिंपल नट है, तो इस नटों में क्या होता है, जब हम उसको यूज करते हैं, तो जब दो पार्टों के बीच में वाइब्रेशन या फिर झटका का काम होता है, तो नट क्या होता है, कुछ समय के बाद ढीला हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नायलॉन इंसर्ट लॉक नट का जब हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें जो पीछे का नायलॉन है वो नट की ग्रिपिंग को बढ़ा देता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, जब हमारा वाइब्रेशन होता है या फिर जब कोई दो पार्ट आपस में मूव करते हैं, तो हमारा नट ढीला नहीं होता है, ढीला होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैम नट पे। ठीक है, जैम नट क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है किसी भी पार्ट को एक जगह पे फिक्स करने के लिए, कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा टाइट करने के लिए दो नट को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, दो नट लगाए हुए होते हैं। ठीक है, तो एक नट का जो साइज होता है वो बहुत पतला होता है और दूसरी नट का साइज जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल साइज का जो नट है उसको हम लोग पहले टाइट कर देंगे दो वस्तुओं को बीच में, फिर उसके ठीक पीछे जैम नट को लगा के हम लोग टाइट कर सकते हैं। टाइट कर देने पे क्या होता है, दो नट जब आपस में एक दूसरे के अपोजिट में जब टाइट हो जाते हैं, तो उस जगह से वो नट दोबारा पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ नहीं जा पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नायलॉन इंसर्ट जैम लॉक नट। ठीक है, ये देखिए छोटा नट है, नायलॉन इंसर्ट लॉक यहाँ हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसका साइज और इसका साइज देखिए, दोनों का साइज में अंतर है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे जो नट है उसकी जगह भी, उसके लगाने की जगह भी बहुत कम होती है, तो वहां पे हम लोग इस नट का प्रयोग करते हैं जिसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो कम है। ठीक है, तो इस जगह पे इसका भी काम सेम है, ये भी वाइब्रेशन वाली जगहों पे ही लगाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हम लोग विंग नट पे। विंग नट का काम क्या है, जैसे कोई छोटा मोटा काम है, जैसे छोटी जगह पे, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना होगा हेक्सा ब्लेड या फिर हेक्सा फ्रेम। ठीक है, हेक्सा फ्रेम में आपने यही नट देखा होगा कि उसमें विंग नट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, विंग नट क्या कहते हैं, इसको है जहां पे ऐसी चीजें, जो वस्तुएं जिनमें हाथ के द्वारा हम नट को टाइट कर सकें, वहां पे विंग नट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कैप नट है और एक्रोन नट है। एक्रोन नट और कैप नट का उपयोग वहां किया जाता है जहां पे हमें कोई बोल्ट है, लेकिन उसका जो बाहरी का हिस्सा है हमें उस जगह को फिनिश करना है। ठीक है, जैसे उस जगह पे हमारा हाथ जा सकता है या फिर कोई अन्य चीजें जाके नट का जो बोल्ट का जो उसके थ्रेड बाहर निकले हुए थे उससे हमें नुकसान ना पहुंच सके, या फिर कोई ऐसे पार्ट में हम कैप नट या फिर एक्रोन नट का यूज करते हैं जहां पे वो पार्ट ही खत्म होना है। ठीक है, कोई फिक्स पार्ट के लिए हम लोग कैप नट या फिर एक्रोन नट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार के पहिए देखे होंगे आपने, किसी भी फोर व्हीलर के पहिए देखे होंगे, उसमें जो नट लगा हुआ होता है चक्के को टाइट करने के लिए, रिम को टाइट करने के लिए, वहां पे
कैप नट या फिर एक्रन नट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैंज नट। फ्लैंज नट जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रक के जब पहिए आप देखेंगे, ठीक है, तो उसके पहिए जब टाइट किए जाते हैं तो उसमें जो नट लगाया होता है वो फ्लैंज नट होता है। फ्लैंज नट में क्या होता है, ये पकड़, इसमें वाशर जो होता है, नट के पहले एक वाशर लगाया जाता है जिसको एक्स्ट्रा प्लेट बोलते हैं, वो नट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फ्लैंज नट बोला जाता है। ये पकड़ बहुत अच्छा ग्रिपिंग करता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं टी नट पे। देखिए, टी नट जो होता है वो लकड़ी के कामों के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब भी हम बोर्ड या फिर किसी प्लाई लकड़ी के काम में जब हम करते हैं यूज, तो उसमें क्या होता है, नट जो होता है, नट या बोल्ट, जब उसको हम जब दबाव देते हैं, प्रेशर देकर टाइट करते हैं, तो नट क्या होता है, वो लकड़ी के अंदर ही घुसने के प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो डाया होता है वो चूड़ी से कुछ ही दूर तक होता है। ठीक है, तो होल का जो साइज होता है अगर बड़ा हो गया तो उसमें क्या होता है, हमारा जो नट होता है वो घुसता चला जाता है अंदर की तरफ, और हमारा जो कुछ समय के बाद लकड़ी जो टाइट हमने कर रखी है वो ढीली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टी आकार का ये बोल्ट होता है, इसमें जो खांचे बने हुए थे, देखिए इसमें वाशर जो बाहर की तरफ वाशर लगा हुआ होता है, उसमें कुछ हिस्से को काट के ऊपर की तरफ टी आकार बना दिया जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, वाशर का जो डाया है वो ज्यादा है, जो पकड़ बहुत अच्छा बनाता है और लकड़ी को जो ग्रिप करता है वो बहुत अच्छे से करता है। तो इसको क्या करते हैं, जब इनसाइड हमें लकड़ी के अंदर कहीं पे लगाना होता है बोल्ट को, नट को, तो हम लोग नट लगा के जब बोल्ट को टाइट करते हैं तो वो जो खांचे बने हुए हैं, जो यहाँ पे टी आकार के यहाँ पे निकले हुए हैं नुकीले नुकीले पार्ट, ये क्या होते हैं, लकड़ी के अंदर ये घुस के ग्रिप बहुत बढ़िया बनाते हैं। यहाँ पे हमें पीछे से रिंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग स्क्वायर नट पे। देखिए, स्क्वायर नट क्या होता है, ये भी हेक्सागोनल नट के ही तरह होते हैं, इसका भी यूज वैसा ही किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर नट में देखिए, हेक्सागोनल नट में 6 फलक थे, स्क्वायर नट में 4 फलक होते हैं। स्क्वायर नट जब हम कभी इनसाइड, जब कहीं अंदर कोई किसी स्लॉट में कोई खांचा बना हुआ है, उसके अंदर अगर हमें नट का लगाने का जरूरत है तो हम लोग स्क्वायर नट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रीव्हीलिंग टॉर्क नट पे। ठीक है, टॉर्क लॉक जो नट होता है, जैसे कि कोई पार्ट है, ठीक, कोई पार्ट है उसमें बहुत सारे होल हैं और उसको हमें सेंटर भी करना है। ठीक है, हमारा होल थोड़ा सा बड़ा हो गया है और हमें उस होल को सेंटर में, जो बोल्ट है, हमें सेंटर करना है, तो उस जगह पे हम लोग इस नट को यूज करते हैं। ठीक है, फ्रीव्हीलिंग टॉर्क लॉक बोल्ट। ठीक है, नट, इसमें क्या होता है, एक एक हिस्सा ये भी हेक्सागोनल होता है, लेकिन इसका एक हिस्सा तो नॉर्मल बोल्ट की तरह होता है, नॉर्मल नट की तरह होता है, लेकिन इसके इस नट के ऊपरी हिस्से में, या फिर जो जिस हिस्से से हम टाइट करते हैं, जिस तरफ से हम टाइट करते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, ये नट का जो ऊपर का हिस्सा वो चैम्फर किया होता है, मतलब कि हल्का गुलाई में किया हुआ होता है। तो गुलाई में किए होने की वजह से ये जो क्या होता है, टेम्परेचर एप्लीकेशन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कोई चीज हमें लॉक करना है या फिर सेंटर करना है, ठीक है, तो उस जगह पे ये जो गोल वाला हिस्सा है, ये होल के जो बाहरी आवरण है, बाहरी किनारा है, उस पे जाके अपनी गुलाई के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है, जिससे हमारा टेम्परेचर जहाँ पे अगर जहाँ पे कोई चीज लीक ना हो या फिर हमारा कोई चीज सेंटर करना है, तो वहां पे हम लोग इस चीज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है के लॉक और कीप, या फिर केप नट बोलते हैं इसको। ठीक है, के नट वहां यूज किया जाता है जैसे कि हमको कहीं वाशर लॉक करना है। ठीक है, जो उसमें जो वाशर लगा हुआ था उसमें कई सारे दांते बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जैसे कि कोई लकड़ी है या फिर कोई लोहा है, दो पार्ट को हम टाइट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उस जगह पे हमें वाशर की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें वाशर जो लगे हुए थे, वाशर के किनारे उस पर खांचे बने हुए होते हैं और वो एक टेपर में होते हैं। जब हम लोग टाइट करते हैं तो वो टेपर क्या होता है, उस लोहे के हल्के से लोहे में हल्का सा ग्रिप बनाते हुए सीधा हो जाता है, या फिर लकड़ी के हल्का ग्रिप बनाते हुए सीधा हो जाता है, जिससे हमें हमारा जो नट होता है उसकी लॉकिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं कपलिंग नट पे। कपलिंग नट नॉर्मली आप सब लोगों ने देखा होगा, जो नल होते हैं जिससे पानी निकाल लेते हैं, उस नल की जो पाइपलाइन होती है जो अंदर की तरफ गई होती है, उसमें एक सरिया डलाता है। ठीक है, एक सरिये को, दो सरियों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग नट का प्रयोग करते हैं, या फिर कपलिंग नट वहां यूज होते हैं जहां पे दो पार्टों को हमें एक साथ जोड़ना है, दो बोल्ट को एक साथ कसना है, इसके हम दोनों सिरे से दो बोल्टों को कस सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं स्लॉटिंग नट पे। स्लॉटेड जो नट होते हैं, स्लॉटेड नट वहां यूज किए जाते हैं जहां पे कोई ऐसा वस्तु है या फिर उस बोल्ट का वहां पे ऐसा काम किया जा रहा है जहां पे उस चीज को हमें जल्दी से बहुत लंबे समय तक उसको फिक्स करना है। ठीक है,
या फिर ऐसा करना है कि वो जल्दी ढीला ना हो। ठीक, तो यहाँ पे दो दो नट होते हैं, एक तो होता है स्लॉटेड नट, एक होता है कास्टल नट। तो ये दोनों नट का काम लगभग लगभग सेम है, ये दोनों जल्दी खुले ना, इसके लिए इन्हें यूज किया जाता है। तो स्लॉटेड नट जो होता है उसमें देखिए ये भी हेक्सागोनल नट होते हैं दोनों, लेकिन इनका एक सिरे पे खांचे कटे हुए होते हैं कई सारे। ठीक है, तो जो स्लॉटेड नट है उसमें जो खांचे कटे हुए होते हैं वो पूरे नट के बाहरी से लेके अंदरूनी तक एक साइड में खांचे कटे होते हैं, और इसके जो उभरे हुए भाग है वो एक साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज को टाइट करते हैं तो जो बोल्ट होता है, बोल्ट के जो थ्रेड होते हैं उस थ्रेड के बीचों बीच एक होल होता है। जब हम स्लॉटेड नट को टाइट कर चुके होते हैं तो ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट के बीच में हम लोग एक क्लिप को डाल के, एक क्लिप या फिर कोई बोल्ट डाल के, हम लोग एक्स्ट्रा बोल्ट जो पतले साइज का है, उस हमारा पहले बोल्ट जिसमें नट हमारा टाइट हो चुका है, उस नट में हम बोल्ट को डाल के दोबारा से इस नट को नॉट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्लॉटेड नट को हम लोग पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं ताकि ये दोबारा घूम के खुले ना या फिर गिरे ना। ठीक है, फिर उसके बाद है कास्टल नट, इसका भी काम सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कास्टल नट में, ये इसके जो खांचे बने हुए होते हैं ये गोल आकार में और बाहर की तरफ से हल्के से चैम्फर किए होते हैं, मतलब हल्के से और काट दिए जाते हैं। इनका जो उभरा हुआ भाग है वो पतला होता है, ये पतला किया जाता है। इसमें देखिए कास्टल नट में भी हम स्क्रू या फिर किसी भी पिन के द्वारा हम उसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और फायदा है कि कास्टल नट में जो ये उभरा वाला हिस्सा होता है, जो नट का एक्चुअल साइज है उससे कम होता है। ठीक है, जो इनर डाया है, जो इसका थ्रेड है, वो थ्रेडिंग जो बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जहां पे इसके खांचे कटे हुए, जहां उभरा वाला भाग है, वहां पे इसके जो ताते हैं वो अंदर की तरफ हल्के से झुके हुए होते हैं। इससे क्या होता है, जो ग्रिपिंग होती है, नट की जो पकड़ होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये थे नट के कुछ टाइप जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हर जगह, हर उनके काम और उनकी कैपेसिटी के अनुसार इनको अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।